नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। भारत से लेकर दुनिया जहां तक की सभी जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। आपने ये शो देख लिया तो समझिए जरूरी खबरों को अच्छे से जान लिया और समझ लिया। शुरू करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। देखिए आज की पहली बड़ी खबर क्या है। आज राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन या फिर जया अमिताभ बच्चन और उपसभापति जगदीप धनखड़ के बीच फिर से अमिताभ शब्द पर विवाद हो गया। और यह विवाद आज नाम से आगे बढ़कर टोन वाले टेंशन यानी लहजे तक पहुंच गया। इस टेंशन में सियासी एक्शन भरपूर है। फिक्र के लेंस से इस खबर को देखेंगे तो पूरी बात समझ पाएंगे। विदिशा का बीजा मंडल सूर्य मंदिर है या फिर मस्जिद है, नाग पंचमी के दिन मध्य प्रदेश में इस सवाल पर विवाद छिड़ गया है। बड़ी बात यह है कि क्या एएसआई ने मंदिर को मस्जिद बताकर 70 वर्षों से यहां ताला जड़ा हुआ है? पूरा सच थोड़ी देर में सामने आने वाला है एक एक फैक्ट के साथ। इसके अलावा आज हम एक खास विश्लेषण दिखाने वाले हैं जो नीरज चोपड़ा के जज्बे और पाकिस्तान के अरशद नदीम के संघर्ष पर आधारित। कल इन दोनों एथलीट ने पेरिस ओलंपिक में नया कीर्तिमान बनाया है, जिसमें हम सब के लिए एक बड़ी सीख है। दर्द के बावजूद नीरज ने कैसे सिल्वर जीता और संघर्षों में तप कर नदीम कैसे गोल्ड मेडल तक पहुंचे, विस्तार से दिखाएंगे हम आपको। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। क्या नैनीताल की स्थिति जोशीमठ जैसी हो चुकी है? यहाँ घरों में दरार क्यों आ रही है? पहाड़ क्यों धंस रहे हैं? नैनीताल पर कैसा खतरा मंडरा रहा है? नैनीताल घूमने जाने वाले पर्यटकों और पहाड़ के हमारे दर्शकों को यह खबर जरूर देखनी चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को बहुत बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया को 530 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। 17 महीने बाद जेल से बाहर आकर मनीष सिसोदिया ने इसे संविधान की जीत कहा। और आज संसद भवन में स्पीकर ने चाय पर चर्चा की। यहां प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की मुलाकात हुई। इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई। सबसे खास चर्चा यूक्रेन युद्ध को लेकर की गई। राहुल गांधी ने यूक्रेन युद्ध की स्थिति पर रक्षा मंत्री से जानकारी मांगी तो रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत इस पर नजर रख रहा है। आज शुरुआत फिक्र की राजनीतिक फाइल से करते हैं, जिन्हें खोलते ही आपके सामने आएगा आज का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर, जिसमें लाइट है, कैमरा है और राज्यसभा वाला रियल एक्शन है। इस ब्लॉकबस्टर के किरदार तो राजनीतिक हैं, लेकिन डायलॉग एकदम फिल्मी है और कहानी बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं। इस कहानी में टोन है, एक्टर है, डायरेक्टर है, मैं कलाकार बच्चन और सेलिब्रिटी जैसे शब्द ट्रेंड कर रहे हैं। आज इनकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि संसद के अंदर इन शब्दों से ऐसा हंगामा खड़ा हुआ जिसका असर संसद के बाहर भी दिखाई दिया। इस सत्र में कुछ दिनों से राज्यसभा में जया अमिताभ बच्चन यानी जया और बच्चन के बीच में अमिताभ नाम आने पर काफी वाद और विवाद हुआ है। आज फिर से जैसे ही संसद में जया अमिताभ बच्चन पुकारा गया, इस विवाद का पुनः विस्फोट हो गया। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जया अमिताभ बच्चन अपना पक्ष रखें। इतना सुनते ही वो भड़क गईं। उन्होंने कहा, सर माफ कीजिएगा, मगर आपका लहजा मुझे स्वीकार्य नहीं है। इस पर धनखड़ भी उखड़ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, मेरा लहजा बहुत हुआ, आप सेलिब्रिटी हो सकती हैं, लेकिन ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये तो उस बहस का एक छोटा सा अंश मात्र है। एक बार हंगामे का वो अनकट वीडियो देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि राज्यसभा में पारा कितना हाई था। मैं कलाकार हूं। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूं, मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं। और सर मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya ji, you earned a great reputation.
You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. Once again, once for carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. She's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सदन के बाहर विपक्ष तो अंदर सत्ता पक्ष ने एक दूसरे पर खूब छींटाकशी की। जया बच्चन ने इस मामले में सभापति से माफी की मांग की है, लेकिन आज जब ये मुद्दा उठा, विपक्ष ने वॉकआउट किया, तो एक तस्वीर ये देखिए, शायद आपकी नजरों से चूक गई होगी। इस विरोध में जया बच्चन के साथ सोनिया गांधी भी नजर आई। संसद के बाहर जब वो बयान दे रही थी, तब उनके पीछे सोनिया गांधी खड़ी थी, वो चुप थी। इसे आप सियासत में मौन समर्थन भी कह सकते हैं। सोनिया के साथ वाली ये तस्वीर विपक्ष की एकजुटता भी दिखाती है। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन राजनीति में तस्वीरें बहुत कुछ कह जाती हैं। और मुझे याद आ रहा है अमिताभ बच्चन का वो बयान, राजा और रंक वाला, याद है आपको? कई साल पहले उन्होंने एक बयान दिया था। उसके बाद जब ये तस्वीर दिख रही है, तो एकदम अलग तस्वीर सामने आ रही है। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। आज दिन भर बयानों के तीर भी खूब चले। कहा जाता है Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. सर मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है, No, an actor is subject to the director. I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the you are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। सेलिब्रिटी, हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. जिस तरीके का व्यवहार उस तरफ से हुआ है, वो बहुत ही अशोभनीय है और वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। जया जी जो वरिष्ठतम सदस्य हैं हम लोगों की, वो कह रही थी, और जो कुछ उन्होंने कहा है, पूरा विपक्ष उसके साथ खड़ा हुआ है। हम सब साथ खड़े हुए हैं। केवल आसंदी का अपमान नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है। एलओपी को मौका नहीं देते हैं। एलओपी का अपमान हुआ। जया बच्चन तो इसीलिए खड़े, मेंबर का अपमान है, इसीलिए तो खड़ी हुई थी जया बच्चन कि बार बार आप एलओपी का अपमान कर रहे हैं, एलओपी का मौका नहीं दे रहे हैं, आप बोलते रहते हैं, नाराजगी में बोलते रहते हैं। जया बच्चन तो इसीलिए तो खड़ी हुई। कॉलीग कैसे हो गए भाई? इस चेयर का अपना सम्मान है। आप वहां से
डायरेक्शन देते हैं, आप वहां से रूलिंग देते हैं, बार बार ये होता रहेगा। और आप थोड़ा सॉफ्ट मत होइए सर, आप थोड़ा डंडा चलाइए, नहीं तो ये हमेशा ये दिक्कत होता रहेगा। जया जी अमिताभ बच्चन की पत्नी है, यह उनका भाग्य है, इसके लिए उनको गौरव महसूस होना चाहिए। जब उनको जया अमिताभ बच्चन करके पुकारा जाता है तो बिना वजह क्यों बखेड़ा करती है, मुझे समझ में नहीं आता। जया अमिताभ बच्चन पर आज जो हंगामा हुआ वो पहली बार नहीं है। मॉनसून सत्र में बच्चन पर हंगामे का ये चौथा एपिसोड है। इससे पहले 3 बार जया बच्चन नाम पर विवाद हो चुका है। सबसे पहले यह मामला 29 जुलाई को उठा। उस दिन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने आसन से जया अमिताभ बच्चन नाम पुकारा। इससे जया बच्चन इतनी नाराज हो गईं कि उन्होंने ये तक कह दिया कि क्या महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तब उपसभापति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि राज्यसभा के रिकॉर्ड में यही नाम है, इसीलिए उन्होंने पुकारा। दूसरी बार जया अमिताभ बच्चन वाला यह एपिसोड 2 अगस्त को सामने आया। उस दिन उन्होंने खुद सदन में अपना नाम जया अमिताभ बच्चन कहा। इस पर तब सदन में खूब ठहाके भी लगे और ये वो दिन था जब चेयर पर हरिवंश नहीं बल्कि जगदीप धनखड़ जी बैठे हुए थे। आज लंच ब्रेक में सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। आपके नाम बगैर लिए के आपका 3 दिन बाद जया बच्चन का रुख फिर बदल गया। 2 अगस्त को तो उन्होंने खुद अपने नाम में अमिताभ लगाया, ठहाके भी लगे। लेकिन 5 अगस्त को जब सभापति ने उनका नाम जया अमिताभ बच्चन लिया तो वो भड़क गए और आज चौथी बार जया अमिताभ बच्चन वाला मसला हंगामा खड़ा कर गया। यानी 12 दिन में 4 बार नाम वाला मुद्दा सदन में उछला। लेकिन आज ये नाम सियासी तूफान खड़ा कर गया। वैसे अगर आप संसद के अंदर से आई इन तीनों तस्वीरों पर गौर करेंगे तो नीचे कोने में उनका नाम जया अमिताभ बच्चन दिखेगा। संसद में कार्रवाई के दौरान जब कोई सदस्य बोल रहा होता है तो उनका नाम नीचे लिखा होता है, जिससे ये पता चलता है कि अब उनके बोलने की बारी है। आप जरा पुरानी तारीखों की बहस वाले रिकॉर्ड का रिकैप देख लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि जया बच्चन को अपने नाम के साथ अमिताभ क्यों लगाना पड़ता है। और जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं आपकी बड़ी विशिष्ट तो ये उपलब्धि जो है नया शुरू हुआ है, आई जस्ट श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है? मैं बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं मैं एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband. I'm just saying. एक सेकंड। जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है। Take your seat. I'm very happy. One second, take your seat. So don't worry. No. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। हाँ, जया अमिताभ बच्चन is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No seat given to you. No. You don't have floor now. No. देखिए ये बात सही है कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये बात सही है, हर कोई जानता है, इसीलिए वो इतने बड़े किरदार निभा पाते हैं।
लेकिन क्या पॉलिटिक्स में फॉल्ट लाइंस इतनी डीप हो गई सर मैं जया कि अब सेंसिटिविटी जो है वो नॉर्मल व्यवहार जो है, व्यवहारिकता जो है, उसको ओवर पावर कर जाए? बॉडी लैंग्वेज क्यों हमारे राजनेता चीजों को इग्नोर नहीं कर रहे हैं? क्यों हर चीज को लेकर इतना सेंसिटिव हो गए? क्या फॉल्ट लाइंस इतनी डीप हो गई हैं? और कौन इनको खत्म करेगा? आपका टोन जो है वैसे जब ये विवाद उठा तो हमने रिसर्च की, इसमें पता चला कि रिकॉर्ड में उनका नाम हर जगह जया अमिताभ बच्चन है। संसद के वीडियो में उनका ये नाम आप ऊपर वाले हिस्से में देख चुके हैं। दस्तावेजों में भी उन्होंने अपना नाम जया अमिताभ बच्चन ही लिखा है। स्क्रीन पर आप अभी वो हलफनामा देख रहे हैं, अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं, जो उन्होंने राज्यसभा चुनाव में जमा करवाया था। शपथ पत्र में उन्होंने अपना नाम जया अमिताभ बच्चन ही लिखा। इसके अलावा राज्यसभा की वेबसाइट पर जो सांसदों के रिकॉर्ड होते हैं वहां भी जया अमिताभ बच्चन ही लिखा है, यानी दस्तावेजों में उनका नाम जया अमिताभ बच्चन दर्ज है। इस बार सदस्य चुने जाने के बाद शपथ के लिए उन्होंने जया अमिताभ बच्चन कहकर ही बुलाया गया था। तब उन्होंने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई थी। ओथ और अफर्मेशन। उत्तर प्रदेश श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। उत्तर प्रदेश श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। वैसे नाम से शुरू हुआ विवाद अब पूरी तरह लहजे पर आ चुका है। विपक्षी सांसद सभापति से आर पार के मूड में आ चुके हैं। कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष राज्यसभा के सभापति के खिलाफ आर्टिकल 67 के तहत अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। इस प्रस्ताव पर अब तक करीब 49 राज्यसभा सदस्यों के दस्तखत हो चुके हैं। जरूरी संख्या 50 है। यह प्रस्ताव फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में रखा हुआ है। इसे सबमिट करने का फैसला अभी नहीं लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक यह अब अगले सत्र में ही आएगा। खड़गे अभी सभी दलों से बात करके यह तय करेंगे कि प्रस्ताव देना है या नहीं, और अगर सबमिट करना है तो कब करना है। लेकिन सवाल कागजों का नहीं है, दस्तावेजों का नहीं है, बल्कि जया बच्चन का जोर लहजे पर है। जैसा कि उन्होंने कहा कि उनका आशय आसन की टोन से है। अब उन्हें पूरा नाम लेने से दिक्कत है या क्या है, इस पर ज्यादा खुलकर वही बता सकती हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम है तो वो सभापति से बात कर सकती हैं। आपके मन में भी ये सवाल हो सकता है कि अगर जया बच्चन को अमिताभ नाम से इतनी समस्या है, उनके कहने पर पूरा विपक्ष राज्यसभा से बाहर निकल जाता है, तो वो अपने नाम से इसे हटा क्यों नहीं लेते हैं? दरअसल इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि जया बच्चन महाराष्ट्र से आती हैं, जहां शादीशुदा महिलाओं के सरनेम में महिला के नाम के बाद उसके पति का नाम लिखा जाना अनिवार्य होता है। इसीलिए जया बच्चन के नाम के पीछे अमिताभ लगा हुआ है। इसके अलावा बच्चे के नाम के पीछे माता और पिता का नाम लगाना अनिवार्य है। हालांकि ये अनाथ बच्चों पर लागू नहीं होता है, इसीलिए महाराष्ट्र राज्य के नियम के कारण उन्हें अपने नाम और सरनेम के बीच में अमिताभ लगाना पड़ रहा है। वैसे साहित्य की दुनिया में शेक्सपियर के कथन का जिक्र बार बार किया जाता है, और वो कथन ये है कि नाम में क्या रखा है। नाम बदलने से मौलिकता नहीं बदलती, लेकिन राजनीति में नाम में ही सब कुछ रखा है। नाम वाले विवाद के कारण देश की राज्यसभा से आज पूरा विपक्ष संसद से वॉकआउट कर गया। अब ये लड़ाई नाम से आगे बढ़कर लहजे तक पहुंच गई है, और लहजा अपने आप में बहस और रिसर्च का विषय है, और ये एक ऐसा विषय है जो कि बहुत सब्जेक्टिव भी हो सकता है। खैर, फिक्र आपकी में अब हम आपको विदिशा लेकर चलते हैं। यकीन मानिए, इस खबर को देखने के बाद आप किसी से भी डिस्कशन कर सकते हैं, किसी से भी डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी क्रिस्टल क्लियर ये खबर हम आपके सामने लेकर आए। आज नाग पंचमी के दिन वहां हिंदू मुस्लिम विवाद हो गया, और इन सवालों पर दिन भर बहस छिड़ी रही कि विदिशा का बीजा मंडल प्राचीन सूर्य मंदिर है या मस्जिद। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, दिन भर बहस छिड़ी रही कि विदिशा का बीजा मंडल प्राचीन सूर्य मंदिर है या मस्जिद। इस बहस की जड़ में है एएसआई का वो फरमान जिसमें उसने कहा कि बीजा मंडल एक मस्जिद है। हालांकि हमने जब बीजा मंडल को फिक्र के लेंस से स्कैन किया तो हकीकत एकदम अलग नजर आई। बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस इसमें दिखाई दे रहे हैं। बीजा मंडल और वहां से निकली मूर्तियों की तस्वीरें और वीडियो जब आप देखेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर एएसआई कहना क्या चाहता है। इस खबर की गहराई में उतरने से पहले आपको बीजा मंडल से जुड़ी दो प्रमुख तस्वीरें दिखाते हैं। ये मां दुर्गा की मूर्ति है, इसमें महिषासुर मर्दनी का रूप है।
ये मूर्ति खंडित दिखाई दे रही है। 90 के दशक में बीजा मंडल के खुदाई के दौरान एएसआई को यह मूर्ति मिली। देवी दुर्गा की इस मूर्ति के बारे में ठीक बगल में दीवार पर जानकारी दी गई है, जिसमें लिखा है कि यह परमार कालीन प्रतिमा है। निर्माण का समय, ध्यान दीजिएगा, निर्माण का समय वर्ष 1100 से 1200 ईस्वी के बीच का है। यह मूर्ति एएसआई के ही संग्रहालय में रखी है, एएसआई के ही संग्रहालय में रखी है और उसी में डिटेलिंग की गई है। अब बीजा मंडल का यह ड्रोन वीडियो देखिए। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह किस एंगल से मस्जिद जैसा दिखाई देता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह 2500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर। आपने ऊपर जो महिषासुर मर्दनी की खंडित मूर्ति देखी, एएसआई को यह खंडित मूर्ति यहां पर खुदाई के दौरान मिली थी, लेकिन एएसआई कह रहा है कि यह जगह मंदिर नहीं मस्जिद है और 1951 के गजेट अधिसूचना में इसे मस्जिद ही बताया गया। अब पूरा विवाद समझते हैं। यहां 70 वर्षों से ताला लटका हुआ, 70 वर्षों से। हिंदू पक्ष के लोगों को अंदर जाकर पूजा करने की अनुमति नहीं है। हिंदू पक्ष का दावा है कि वो यहां हर वर्ष नागपंचमी के दिन आते हैं और बाहर से पूजा अर्चना कर कर लौट जाते हैं, लेकिन इस वर्ष उनकी ओर से यहां अंदर जाकर पूजा करने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई। 70 वर्षों से लटक रहे ताले को खोलने की परमिशन मांगी गई तो कलेक्टर ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस संबंध में एक पत्र लिखा, क्योंकि यह स्थान फिलहाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के कब्जे में है। कलेक्टर के पत्र पर एएसआई ने जवाब दिया कि यह मंदिर नहीं मस्जिद है। एएसआई ने इस जवाबी पत्र के साथ वर्ष 1951 का गजेट नोटिफिकेशन भी आप साथ में लगा दिया। एएसआई की ओर से ऐसा लेटर मिलने के बाद कलेक्टर ने फिर एक पत्र एसपी को लिखा और यहां किसी भी तरह के आयोजन पर रोक लगाते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कलेक्टर के इसी निर्देश के बाद यहां पूरे हिस्से की किलेबंदी कर दी गई, भारी फोर्स लगाकर किसी के भी अंदर आने जाने पर रोक लगा दी गई। लेकिन इस एक्शन के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश दिखा। आपको उनका विरोध भी दिखाएंगे, लेकिन पहले यहां से हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उन्होंने यह रिपोर्ट मंदिर परिसर से ही तैयार की है। उन्हें यहां मंदिर के मुख्य गेट पर ताला लगा दिखा और पड़ताल के दौरान हिंदू धर्म से जुड़ी कई निशानियां मिली। मध्य प्रदेश के विदिशा से एक बार फिर एक नया विवाद सामने आया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल इसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। हिंदू पक्ष हमेशा से यही दावा करता आया है कि यह विजय मंदिर है और जो नई संसद का निर्माण हुआ है वो भी इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए डिज़ाइन आप यूँ कहें कि यहीं से लिया गया है। दरअसल 1962 में यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी। उसके बाद जो हिंदू पक्ष था उन्होंने इसका विरोध किया और ये कहा कि यहाँ पर नमाज अदा नहीं की जानी चाहिए। मुस्लिमों को अलग से ईदगाह दिया गया जहाँ पर आज भी वो नमाज अदा करते हैं। इसके बाद से इसे एक शासकीय धरोहर के रूप में छोड़ दिया। कुछ दिन पहले ही जब हिंदू संगठनों ने ये मांग की कि ये जो ताला आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस ताले को खोलकर अंदर जाकर पूजा अर्चना करनी है। अंदर क्यों जाना है वो भी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर अंदर क्या है। ये तस्वीर आप देखिए अंदर की भी, जहाँ पर कुछ शिवलिंग आपको दिखाई दे रहे होंगे और अंदर कुछ मूर्तियाँ भी रखी है। इन्हीं मूर्तियों की, इन्हीं शिवलिंग की पूजा अर्चना हिंदू संगठन के कुछ लोग करना चाहते थे और 5 लोगों की अनुमति मांगी गई। मगर जब विदिशा के कलेक्टर ने इसका जवाब दिया और उस जवाब में उन्होंने लिखा कि बीजा एएसआई के द्वारा यहाँ पर बीजा मंडल मस्जिद है ये और यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन नहीं हो सकते। के जो स्थानीय विधायक है, हिंदू संगठन है, वो एक्टिव हैं, उन विरोध कर रहे हैं, कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे इसे एक मस्जिद करार दे दिया गया। फिलहाल यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ दिखाई देती है। दूसरा यहाँ पर शिवलिंग अंदर रखे हुए हैं और इन्हीं जो अंदर मूर्तियाँ रखी हुई है, यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, उस म्यूज़ियम में भी मूर्तियाँ रखी हुई है और उन्हीं की पूजा अर्चना करने की बात हिंदू संगठन कर रहा था। विदिशा की इस बड़ी खबर पर आज कुछ सवाल दिन भर ट्रेंड करते रहे हैं। क्या किसी मस्जिद से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिल सकती हैं?
ऐसे स्थान को मस्जिद बताकर 70 वर्षों से ताला क्यों लगाया हुआ है? बीजा मंडल से मिली मूर्तियों पर भरोसा न करके दस्तावेजी पन्नों को मस्जिद का सबूत क्यों माना जा रहा है? और क्या बीजा मंडल मध्य प्रदेश का दूसरा भोजशाला बन चुका है? हमने इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की। हमारी टीम ने जब रिसर्च की तो एएसआई भोपाल की वेबसाइट से हमें बीजा मंडल के बारे में कुछ रोचक जानकारियां मिली। एएसआई भोपाल की वेबसाइट पर बीजा मंडल के बारे में लिखा है कि यहां मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर के अवशेषों पर किया गया है। यहां एएसआई को बरसों पहले खुदाई के समय एक स्तंभ भी मिला था जिस पर संस्कृत में जानकारी अंकित है कि ये देवी चर्चिका का मंदिर था। एएसआई ने यह भी बताया कि चर्चिका देवी मंदिर का निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ। हिंदू पक्ष का मानना है कि संभवतः इन्हीं देवी का दूसरा नाम विजया था, इसीलिए हिंदू पक्ष इसे विजय मंदिर भी कहता है। यानी एएसआई ने खुद माना है कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। टीवी 9 की टीम आज दिन भर मौके पर थी। वहां हमें प्राचीन सूर्य मंदिर के कीर्ति मुख के बारे में भी पता चला। उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एएसआई को 1991 के बाद 3 साल तक लगातार खुदाई के दौरान मंदिर के आसपास ऐसे कई कीर्ति मुख मिले थे। कीर्ति मुख ज्यादातर शिव मंदिर में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां एएसआई ने के म्यूजियम में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की मूर्ति है, दुर्गा माता की मूर्ति है, भगवान विष्णु की मूर्ति है, भगवान शिव और गणेश की मूर्ति है। इसके प्रमाण खुद एएसआई ने दिए हैं। लेकिन आश्चर्य यह है कि वहां एएसआई की प्राचीन मूर्ति को मस्जिद बताया जा रहा है। श्रद्धालुओं को पूजा करने से रोका जा रहा है और नाग पंचमी के दिन यही मस्जिद शब्द जो है वह विवाद का कारण बन गया। इसका जो पूरा संरक्षण है, इसका जो स्वामित्व है वो एएसआई के पास में है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास में है। तो पुरातत्व विभाग में जो नॉमिनिक्लेचर है वही नॉमिनिक्लेचर। पुरातत्व विभाग के अलावा उसका कोई और अलग से, चाहे कोई जिला प्रशासन हो या कोई और दूसरी अथॉरिटी हो या कोई दूसरा दफ्तर है, वो नहीं कर सकता है। बीजा मंडल मॉस्क लिखा गया है एएसआई द्वारा। ये हमारा 1600 वर्ष पुराना चालुक्यकालीन सूर्य मंदिर है। परमार काल में चर्चिका देवी की भी वहाँ स्थापना हुई है। कई वर्षों से यहाँ पर पूजा अर्चना होती आई है और हम लोग बहुत ही आहत और नाराज़ हैं कि ये मस्जिद कैसे एएसआई ने बना दी है। जो समाज को मालूम ही नहीं था कि मस्जिद शब्द वहाँ पर दर्ज है, क्योंकि पिछले जो है आज़ादी के बाद से लगातार वहाँ पर जो ग्राउंड के अंदर जो एएसआई ने जो अपने बोर्ड्स लगा रखे हैं उसमें मंदिर का ही उल्लेख है और प्रत्यक्ष रूप से दिखता भी मंदिर है। और वो जैसे ही मस्जिद लिख के आई तो धार्मिक भावना एकदम सभी हमारे हिंदू समाज की एकदम से जो है सबको बुरा लगा कि यार ये मस्जिद कैसे दर्ज है। और मुझे भी लगता है कि अब इसके लिए हमको कानूनी लड़ाई भी लड़ना पड़ेगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से इसका पुनः सर्वे हो जाएगा तो ठीक है, कोर्ट भी जाएंगे। विधानसभा में मैं विधायक भी हूँ तो विधानसभा में भी इस बात को विधानसभा का पटल करें। हमारा समझौता 1965-66 के अंदर मुआहदा हुआ था कि इसको गवर्नमेंट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा। ना ये हिंदुओं को दी जाएगी, ना मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए दी जाएगी, ना हिंदुओं को पूजा करने के लिए दी जाएगी। मुस्लिम समाज आज तक उसी बात के ऊपर कायम है और आगे भी उसी बात के ऊपर कायम रहेगा। विदिशा के सूर्य मंदिर का इतिहास क्या कहता है ये भी आपको बताते हैं। इतिहासकारों के अनुसार चालुक्य प्रधानमंत्री वाचस्पति ने 11वीं सदी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तब मंदिर का निर्माण परमार शैली के अनुरूप हुआ था। वहां भव्य विशाल पत्थरों का परमार कालीन राजाओं की गाथाएं अंकित हैं। यह मंदिर उस दौर में दुनिया के सबसे विशाल और विराट मंदिरों में शामिल था। फिर आक्रांताओं ने यहां हमले किए, मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी। इसका जिक्र कई इतिहासकारों ने किया है। इतिहास की कई प्रमाणिक पुस्तकों में आज भी ये बातें दर्ज हैं। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आक्रमणकारियों में सबसे बड़ा नाम बताने की जरूरत है आपको, औरंगजेब का है। आपको इस मंदिर पर हुए बड़े हमलों की जानकारी देते हैं। अब देखिए जरा, पहला हमला शमसी वंश के शासक इल्तुतमिश ने वर्ष
1233 से 34 में किया था, जिसमें मंदिर के साथ साथ ही विदिशा नगर की लूट का भी जिक्र किया गया। फिर 1250 में इसे फिर से बनाया गया। इसके बाद 1290 में अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री मलिक काफूर ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था। उसने मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था, सारी मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया था और 8 फीट की एक अष्टधातु की मूर्ति लूट कर ले गया था। साल 1682 में औरंगजेब ने यहां पर हमला किया। इस मंदिर को 11 तोपों से उड़ाकर इसे मस्जिद का रूप दे दिया गया। यहां शिखर के हिस्सों पर लगातार गोले दागे गए और मंदिर के अष्टकोणी भाग को चुनवाकर चतुर्षकोणी बना दिया गया। तोपों के हमले से टूटकर बिखरे विशाल पत्थरों का प्रयोग कर औरंगजेब ने यहां 2 मीनारें बनवा दी और उसे एक मस्जिद का रूप दे दिया। बताया जाता है कि आज भी मंदिर के पश्चिम भाग में तोप के गोलों के निशान हैं। कई इतिहासकारों का दावा है कि विजय सूर्य मंदिर विदिशा की तर्ज पर ही नई संसद का निर्माण हुआ। दावा है कि प्राचीन विजय सूर्य मंदिर के गेट पर निर्मित 2 विशाल स्तंभ संसद के प्रवेश द्वार से मेल खाते हैं। विजय मंदिर के एरियल व्यू को आप अगर गौर से देखेंगे तो यह नए संसद भवन की तरह ही दिखाई देता है। दोनों की आकृति त्रिभुजाकार है। इस मंदिर को लेकर इतिहासकारों का और क्या कुछ कहना है, आइए वो भी देखते हैं। 9वीं शताब्दी का बनाया हुआ मंदिर है और चालुक्य वंश के राजा कृष्णदेव ने मालवा पर विजय प्राप्त की थी। चालुक्य वंश मूलतः दक्षिण का है। जब इसने मालवा पर विजय प्राप्त की तो विजय के उपलक्ष्य में उनके सेनापति वाचस्पति ने यहाँ मंदिर का निर्माण कराया, इसलिए इसका नाम विजय मंदिर रखा गया। इतिहास में या कहीं भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मुस्लिम भाइयों ने इसे मस्जिद के रूप में स्वीकार किया। मुस्लिमों ने कभी यहाँ जो नियमित नमाज होती है वो कभी नहीं पढ़ी। अब आपको बताते हैं कि यहां मुस्लिम समुदाय ने नमाज कब पढ़ी थी। हमें ऐतिहासिक विवरणों से इस बारे में भी जानकारी मिली। वर्ष 1922 में मुस्लिमों ने यहां नमाज पढ़नी शुरू की। इसके बाद यहां पहली बार खुदाई साल 1934 में हुई थी। उस वक्त यहां मंदिर के अवशेष मिले थे। देश की आजादी के बाद हिंदू महासभा ने मंदिर के लिए सत्याग्रह छेड़ा था। हिंदू महासभा ने 1947 से 1964 तक सत्याग्रह आंदोलन किया था। वर्ष 1942 से 1962 तक यहां सिर्फ ईद पर नमाज पढ़ी जाती थी। 1965 में उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र ने विवाद का हल निकाला था। मुस्लिम वर्ग के लिए शासकीय भूमि पर ईदगाह का निर्माण कराया था और यह हिस्सा ASI के सुपुर्द किया था। यानी यहां मुस्लिम समुदाय तब से नमाज नहीं पढ़ता है और हिंदू पक्ष पूजा के लिए मुस्लिम पक्ष के इस रुख की दलील को कई बार दे चुका है। लेकिन फिर भी इस जगह को मस्जिद बताकर ताला लगाया गया है और इस वर्ष विवाद काफी बढ़ चुका है। इस बारे में हमें आगे जो भी अपडेट मिलेंगे वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। फिक्र आपकी में अब बात करते हैं ओलंपिक में जीते गए गोल्ड और सिल्वर मेडल की, जिसकी करीब अब से कुछ घंटों के बाद, 1 घंटे के बाद जिसकी मेडल सेरेमनी होने वाली है। मेडल सेरेमनी अब से 1 घंटे के बाद पेरिस में, और इसकी चमक से भारत और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों का जज्बा और प्रेरणा साफ देखने को मिल रही है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर दूर भाला फेंककर अपना पर्सनल बेस्ट इस साल का दिया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। तो वहीं पाकिस्तान के बेहद छोटे से गांव में रहने वाले अरशद नदीम ने गोल्ड जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर दुनिया को बता दिया कि संघर्ष से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये देखिए, ये सिर्फ 2 ओलंपिक विनर्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत से पाकिस्तान तक करोड़ों लोगों को प्रेरणा और जज्बा देने वाली खबर है। दर्द से कराहते हुए नीरज चोपड़ा ने जहां सिल्वर मेडल अपने नाम किया, तो वहीं संघर्ष में तपकर अरशद नदीम ने गोल्ड जीता है। एक ने करोड़ों लोगों की उम्मीदों का बोझ उठाकर इतिहास रखा है, तो फिर वहीं दूसरे ने तंगी और बदहाली से जूझते हुए अपना कीर्तिमान रिकॉर्ड्स के आसमान पर लिख दिया। पहले बात करते हैं भारत के नीरज चोपड़ा की। 8 अगस्त रात करीब 12 बजे जिस वक्त पेरिस में नीरज का इवेंट चल रहा था, उस वक्त करोड़ों भारतीय टेलीविजन पर उस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहे थे। सभी की धड़कनें बढ़ी हुई थी। करोड़ों देशवासियों को नीरज से गोल्ड मेडल की आस थी। जब पता लगा कि नीरज थोड़ा देर से आएंगे, क्योंकि वो गोल्ड मेडलिस्ट है, तो थोड़ा पीछे से वो भाला फेंकने आएंगे, तो हर कोई इंतजार कर रहा था, मैं भी कर रहा था। लेकिन नीरज ने हमें निराश नहीं किया। दर्द में भी उन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। नीरज ने 12 वर्ष की उम्र में पहली बार भाला पकड़ा था और 26 वर्ष तक उनके पास ओलंपिक के 2 मेडल हो गए, एक गोल्ड, एक सिल्वर।
इसके साथ ही नीरज ने टोक्यो से लेकर पेरिस तक अपने भाले से विजय तिलक लगा दिया। नीरज से पहले रेसलर सुशील कुमार को 2008 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल आता, 2012 में उन्होंने सिल्वर जीता था। बैडमिंटन प्लेयर पीवी संधू ने 2016 में सिल्वर मेडल जीता था, 2020 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने 2020 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता और इस बार उन्होंने जैवलिन में सिल्वर मेडल हासिल किया। मैच के बाद गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले तीनों ही खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नीरज चोपड़ा ने बार बार अपनी चोट का जिक्र किया, यानी जिस वक्त वो मेडल के लिए थ्रो कर रहे थे उस वक्त भी वो दर्द से जूझ रहे थे। इतनी तकलीफ सहने के बाद भी नीरज ने सीजन का बेस्ट थ्रो किया है। ये वही खिलाड़ी कर सकता है जिसने वर्षों की मेहनत और संघर्ष के साथ ओलंपिक का सफर तय किया हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दर्द में जीता गया ओलंपिक का ये सिल्वर गोल्ड मेडल के बराबर। नीरज चोपड़ा पिछले कई वर्षों से पैरों के दर्द से जूझ रहे हैं। नीरज चोपड़ा बहुत लंबे वक्त तक खड़े नहीं रह सकते हैं। ज्यादा देर तक खड़े रहने से नीरज के पैर का दर्द बढ़ जाता। ओलंपिक के लिए नीरज चोपड़ा ने यह दर्द देश से छिपाया। ओलंपिक में गोल्ड जीतने के लिए नीरज ने जान लगा दी। अब नीरज चोपड़ा बहुत जल्द अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे। नीरज चोपड़ा को अपने पैर की सर्जरी करवानी पड़ सकती है। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने TV9 भारतवर्ष से भी खास बातचीत की और बताया कि उन्होंने किस मुश्किल परिस्थिति में पदक हासिल किया। एक ही थ्रो लगा है मगर वो देश के लिए इतिहास रचने वाला बना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल एक ही थ्रो था पर सही थी थ्रो तो, लेकिन पता नहीं मतलब बाकी थ्रो फाउल हो गए और रनवे सही से नहीं बैठा बस। पर कोई नहीं, फाइनली देश के लिए मेडल जीतना वो एक अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल आज अगर गोल्ड की बात करें तो शायद वो अपना दिन नहीं था, वो अरशद का दिन था। लेकिन ऐसी खुशी भी देश को बहुत ज़्यादा दी है गोल्ड जीत के। आज सिल्वर में खुश हो जाएंगे। स्पोर्ट्स में यही चलता है, अप डाउन चलते रहते हैं। हरियाणा से पंचकुला से पेरिस तक का एक सफ़र था। हाँ जी, छोटे गांव से सफ़र था और यहाँ तक सफ़र था। एक नया, वो भी एक नया इतिहास है देश के लिए। हाँ जी बिल्कुल, जो जर्नी रही है काफ़ी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि पता नहीं था यहाँ भी पहुँच जाएंगे और काफ़ी अच्छी जर्नी रही और काफ़ी अप डाउन्स आए और फिर भी काफ़ी खुशी है कि यहाँ पे खड़े हैं। सबसे बड़ी बात कि आपने कल तिरंगा लहराएगा, दूसरी बार ओलंपिक के मैदान में तिरंगा लहराएगा, उसकी क्या खुशी होगी जब तिरंगा ऊपर जाएगा? तिरंगा ऊपर जाएगा लेकिन अपना राष्ट्रगान नहीं बजेगा, बस इसका वो है। उसकी खुशी अलग होती है और वो बिल्कुल टोटली अलग फीलिंग है। पर फिर भी अगर कंट्री के लिए मेडल जीतता है तो उसकी बहुत खुशी है और हमेशा बस ऐसे ही जीतते रहें अपनी कंट्री के लिए और जितना ज़्यादा करें उतना ही कम है। मेडल तो बहुत छोटी चीज है, नीरज ने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया एक बार फिर से। इस बार गोल्ड अरशद के पास है और सिल्वर नीरज चोपड़ा के पास, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा के पास था और सिल्वर मेडल अरशद नदीम के पास था। नीरज और नदीम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं। नदीम की मां से अगर यह सवाल जब पूछा गया कि आप बताइए क्या कहेंगी, तो बोलती हैं दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों भाई हैं। मैं तो दोनों के लिए दुआ कर रही थी, नीरज के लिए भी दुआ कर रही थी। पिछले ओलंपिक के बाद अरशद ने तो यहां तक कहा था कि जैवलिन की दुनिया में नीरज चोपड़ा उनके रोल मॉडल हैं और यह तस्वीर वर्ष 2023 की वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की है जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। जीत के बाद जब नीरज तिरंगे में के साथ कैमरामैन को पोज दे रहे थे तभी उन्होंने इशारे से सिल्वर जीतने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम को अपने फ्रेम में बुलाया और फिर इस तस्वीर ने हर किसी का दिल जीत लिया। ओलंपिक मुकाबले के बाद जहां कई लोग ऐसे हैं जो दोनों की कामयाबियों के मेडल का वजन तौलने में जुटे हैं, ये बात कर रहे हैं कि किसकी कामयाबी ज्यादा बड़ी है, ऐसे तमाम लोगों को नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की जो मां हैं उन्होंने जवाब दे दिया। दोनों माताओं ने एक दूसरे के बेटों को अपना बेटा कहा। हम तो बहुत खुश हैं। उन्हें जीत लिया वो भी हमारे ताकत था, उन्हें जीत लिया वो भी हमारी ताकत था। हम तो बहुत खुश हैं। बच्चे मेहनत करते जा रहे थे, सभी के बच्चे ऐसे जैसे मारे। इस वीडियो को बार बार प्ले करके देखिए, हमारी इस रील को खूब शेयर करिए, क्योंकि ये है स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट। ये है स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट। और ये जब स्पोर्ट्स प्लेयर से ऊपर उठकर उनकी फैमिलीज में भी दिखने लगे तो आप कहेंगे कमाल है भाई। अब बात ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को नंबर 2 पर करने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम की। कल रात से ही सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अरशद नदीम की चर्चा हो रही है। मतलब आप अंदाजा लगाइए, पहला थ्रो फाउल, सिर झुका हुआ, कोच के पास जाते हैं, लगा कि ये कैसा थ्रो करेगा, और दूसरा थ्रो
अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जिता दिया। 93 मान लीजिए। अब तक पाकिस्तानियों को भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस ओलंपिक में पाकिस्तान ने अपने 7 खिलाड़ियों को भेजा था, उनमें से एक खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ले आएगा। आपको शायद ये याद भी नहीं होगा कि आखिर पिछली बार पाकिस्तान ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब जीता था। ये वो पाकिस्तान है जिसके खिलाड़ियों की चर्चा कम बल्कि उसके आतंकियों की चर्चा ज्यादा होती है। आए दिन यही सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान के किसी न किसी आतंकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। और ऐसे में जब पाकिस्तान के 24 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए ओलंपिक का गोल्ड मेडल एक दूर का सपना था, अरशद नदीम ने उस सपने को हकीकत में बदल दिया। और ऐसे वक्त में अरशद नदीम की बॉडी लैंग्वेज और जो हम थोड़ी देर पहले लहजे की बात कर रहे थे, वो इतना ह्यूमिलिटी के साथ था कि उसने पूरे देश को, पूरी दुनिया को, हर एक को इंस्पायर कर दिया। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए जो सोना जीता है, उसकी चमक के आगे पाकिस्तान के बड़े बड़े रिकॉर्ड फीके पड़ गए हैं। लेकिन अरशद के लिए यहां तक का सफर आसान नहीं था। अरशद नदीम का परिवार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियां चानू गांव में रहता है। ये लाहौर से करीब 300 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस गांव की हालत आप देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि यहां से निकलकर देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना आसान नहीं। बेहद गरीबी, गुर्बत में उनका बचपन बीता। वो 7 भाई बहनों में तीसरे नंबर के हैं। उनके पिता महमूद अशरफ मजदूरी करते थे। आर्थिक तंगी के चलते अरशद नदीम शुरुआती दिनों में बांस के भाले से प्रैक्टिस करते थे। ये भाला भी खराब हो चुका था। वो कई साल तक इंटरनेशनल लेवल का नया भाला भी नहीं खरीद सके। गांव के लोगों ने नदीम की ट्रेनिंग के लिए पैसे इकट्ठे किए और इस वीडियो में आप अरशद नदीम के गांव की बदहाली भी देख सकते हैं। इसीलिए अरशद नदीम की उपलब्धि का श्रेय पाकिस्तान की सत्ता और वहां की व्यवस्था को तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। हालांकि यह अलग बात है कि जैसे ही वो जीते तो एक वीडियो वायरल हो रहा है। कोई पाकिस्तान के पीएम के बगल में कोई मक्खन लगाने वाले साहब खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि आप ही की वजह से हुआ है, या आप ही की वजह से हुआ है। और पाकिस्तान के पीएम टीवी देखते हुए बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं। खैर, आर्थिक मुश्किलों और सुविधाओं की कमी के बावजूद नदीम ने अपने सफर को धार दी। ओलंपिक में गोल्ड जीता। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को 32 साल के बाद ओलंपिक में मेडल दिलाया। पाकिस्तान को आखिरी मेडल वर्ष 1992 को ओलंपिक में मिला था। अरशद नदीम ने 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया। इससे पहले 1984 के ओलंपिक में हॉकी टीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीता था। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को ओलंपिक का पहला इंडिविजुअल व्यक्तिगत गोल्ड दिलवाया। इससे पहले पाकिस्तान को 2 व्यक्तिगत ब्रॉन्ज मेडल मिले हुए हैं। अरशद नदीम की कामयाबी के पीछे वर्षों का संघर्ष है। उनकी मेहनत देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि अरशद नदीम कैसे संघर्षों के ज्वालामुखी में तपकर सोने की तरह चमके हैं। शायद आपको यह पता नहीं होगा कि ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले अरशद नदीम के पिता एक राज मिस्त्री हैं। मियां चानू गांव में रहने वाले अरशद नदीम को एक वक्त में उनके गांव वालों ने चंदा और पैसे जोड़कर खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। जिस अरशद ने कल ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर अपना भाला फेंका, वो ओलंपिक शुरू होने से महज 4 महीने पहले तक नए भाले के लिए संघर्ष करते रहे। 4 महीने पहले तक अरशद टूटे हुए भाले से ट्रेनिंग करते थे। तब वो अपने 8 साल पुराने भाले से ही अभ्यास कर रहे थे। और उस वक्त उनकी परेशानी सुनकर खुद नीरज चोपड़ा ने अरशद की मदद की अपील की थी। और अरशद नदीम पाकिस्तान के उन एथलीट्स में भी हैं जिनके पास कोई स्पॉन्सर नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में स्पॉन्सर एथलीट्स को नहीं, आतंकियों को मिलते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के हुक्मरानों को हम आईना दिखाना चाहते हैं। अरशद नदीम की जीत का गोल्डन संदेश ये है कि आतंकी पालने से सम्मान नहीं मिलता, बल्कि अरशद नदीम जैसे खिलाड़ियों से देश का मान बढ़ता है। लेकिन आयरनी जानते हैं, वो आतंकी पालते हैं। ऐसे लोग तो खुद ब खुद वहां पर निकल के सामने आ जाते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अरशद नदीम जैसे लोग और ज्यादा चाहिए। जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन पाकिस्तान की हालत सुधर जाएगी। खैर, अब एक बहुत चिंताजनक खबर। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की हालत की, अब बात कर रहे हैं एक ऐसे जगह की हालत की जिसके लिए आप सभी लोग सोचेंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। हम लोग कई बार वहां जाते हैं, मैं भी हाल में गया था। कई बार घूमने हम जाते हैं, मैं रिलीजियस ट्रिप के लिए गया था। हम बात कर रहे हैं देश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नैनीताल की। क्योंकि स्पोर्ट्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीमठ की तरह नैनीताल भी धीरे धीरे दरक रहा है। इसके धंसने का खतरा बढ़ता जा रहा है।
वैसे नैनीताल के प्रति दिल्ली एनसीआर वालों का पर्यटन प्रेम जग जाहिर। अक्सर 2 दिन के वीकेंड पर भी यहां लोग नैनीताल की तरफ ही गाड़ी लेकर निकलना पसंद करते हैं। अब उसी नैनीताल से कुछ डराने वाले, भयभीत करने वाले, परेशान करने वाले दृश्य आए हैं और ये दृश्य इस खूबसूरत शहर के अस्तित्व पर मंडरा रही खतरे और बड़ी आपदा का अलर्ट दे रहे हैं। ये तस्वीरें नैनीताल से 8 किलोमीटर दूर स्थित खूपी गांव की है। ये पूरा गांव जोशीमठ की तरह धंसता जा रहा है। 3 किलोमीटर के लंबे हिस्से में पहाड़ धंस रहे हैं, जिसका असर यहां के घरों पर दिखने लगा है। हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है सर। ये दरारें देख लीजिए, पीछे से इतनी भयंकर दरारें आ गई है। किसी समय ज़्यादा बारिश में हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। किसी समय भी मतलब टॉयलेट बाथरूम तो हमारा गड्ढा पूरा चला गया, एक खेत पूरा चला गया, टॉयलेट हवा में ही है बिल्कुल। खतरा बहुत ज़्यादा है सर। यहाँ पे रात को मतलब डर डर के रहता है और सोते नहीं हम रात भर बाहर ही देखने में रहते हैं और लाइट चल जाए तो फिर तो हालत ख़राब हो जाती है।